हाय गाइस, वेलकम टू पैनामीडियो। स्वागत है आपका पैनामीडियो में। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हमारी सीरीज एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन से एक और नया पेपर। तो दोस्तों, आज का जो पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 9 मार्च 2020 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर। और हम इस वीडियो में देखेंगे इस पेपर का कौन सेक्शन। तो दोस्तों, सीजीएल 2019 प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँ तो 3 मार्च टू 9 मार्च जो है ये पेपर चले थे दोस्तों। 3 मार्च टू 9 मार्च, और हर एक दिन जो है 3 शिफ्ट हुई थी दोस्तों। तो सारी शिफ्ट्स हम खत्म कर चुके हैं। अब हम लास्ट 9 मार्च पे आ चुके हैं। 9 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। आप अपनी कॉपीज़ और पेंसिल लेकर तैयार हो जाइए दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर ये रहा पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन मेंसुरेशन से। इसमें कहा गया लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ cuboidal box are in the ratio 7:5:3 and its whole surface area is 27832. its volume is what? तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, लेंथ, ब्रेथ और हाइट का रेशो दिया गया आपको 7:5:3। आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया होता है ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, और इसकी वैल्यू आपको दी गई है। अब यहाँ से आप 7x, 5x और 3x वैल्यूज़ मान के टोटल सरफेस एरिया से आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो और लेंथ, ब्रेथ, हाइट की वैल्यू निकाल लो और फाइनली उनकी मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकाल लो। बहुत टीडियस नहीं लग रहा दोस्तों आपको ये? आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो। कैसे? अगर आपको पता है वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों, वॉल्यूम होगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि LBH, यानी 7 इंटू 5 इंटू 3, और इन सब के साथ x भी होगा दोस्तों, 7x इंटू 5x इंटू 3x, यानी कि आपका जो है 7, 5 और 3। ये तो आप बोल सकते हो श्योरली कि 7, 5 और 3 का मल्टीपल होगा जो भी नंबर आपका वॉल्यूम होगा। तो अगर मैं ऑप्शंस में चेक करूं कि 7, 5 और 3 का कौन सा मल्टीपल, कौन कौन से जो है मल्टीपल्स हैं। अगर आप 5 का देखोगे तो सबके एंड में 0 है, तो 5 के तो सारे के सारे मल्टीपल हैं। अब बचा 3 से अगर आपको चेक करना है तो आपको पता है कि 3 से नंबर तभी डिविजिबल होता है अगर उसकी डिजिट्स का सम जो है 3 से डिविजिबल हो। अगर मैं पहला ऑप्शन कंसीडर करूँ तो ये आपका आ जाएगा 8 और 2 10, 10 और 8 18, और 18 और 1 19। और आपको पता है दोस्तों 19 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ऑप्शन नहीं हो जाता है यहाँ से एलिमिनेट। अब ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13। तो अगेन 13 भी डिविजिबल नहीं होता 3 से, तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन डी की अगर हम बात करें तो ये आएगा आपका दोस्तों 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13। अगेन ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो आपके पास बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आपका डिजिटल सम आएगा 8 2 10, 10 8 18, 18 और 1 19, और 19 और 2 21, और 21 आपको पता है 3 से डिविजिबल होता है दोस्तों। ये आपका 7 5 3 सबसे डिविजिबल भी होगा, और ये डायरेक्टली आप बोल सकते हैं क्योंकि आपने सबको एलिमिनेट कर दिया सारे ऑप्शन को, तो ऑप्शन सी आंसर भी होगा। तो आपको जरूरी नहीं है दोस्तों की कैलकुलेशन करनी ही पड़े, जबरदस्ती कैलकुलेशन नहीं करनी है एग्जाम के टाइम पर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 12, a प्लस बी की वैल्यू आपको 12 दी गई है एंड ए बी की वैल्यू दी गई है आपको 17। आपको पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो आपको पता है दोस्तों ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए का प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, तो बस आपको वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप 12 का क्यूब रख दो यहाँ पर, 12 का क्यूब होता है 12 का स्क्वायर 144, और 12 का क्यूब हो जाता है आपको 1728। तो ये आपका दोस्तों ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और यहाँ पर 3ab यानी कि 3 इंटू 17 यानी कि 51 आ जाएगा, और ए बी की वैल्यू है आपकी 12। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो दोस्तों ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12 कम 12, 12 पंजे 60 और 6 66, 12 कम 12, और ये हो गया आपका दोस्तों 1 12 पंजे 60 और 1 61, 612। और इधर आ जाएगा आपका, ये माइनस में चला जाएगा तो दूसरी साइड जाएगा तो, और प्लस 1728। आप इसे सॉल्व करोगे तो आप आ जाएगा आपका 8 - 2 = 6, और आपका 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 7 में से 6 गया तो 1 बचा, एंड 11116 दोस्तों। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आ गई यहाँ से 1116। तो थोड़ा सा दोस्तों याद रखनी चाहिए आपको वैल्यूज, जैसे कुछ फेमस क्यूब्स हैं तो उनको भी याद रखिए। 15 तक क्यूब याद कर लीजिए कि क्या होते हैं दोस्तों। तो ये 1728 हो गया, और यहाँ से आपने सॉल्व करा तो फटाफट से आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया रवि स्कोर 72% मार्क्स इन एग्जामिनेशन, इफ दीज आर 360 मार्क्स देन द मैक्सिमम मार्क्स आर व्हाट। तो आपको कहा गया कि 72 मार्क्स जो हैं वो 360 मार्क्स के इक्वल हैं, तो 100% मार्क्स कितने के इक्वल हो जाएंगे? 360 अपॉन 72 इंटू 100, दैट विल बी क्वेश्चन 9 8 = 72, 9 4 = 36 एंड 8 5 = 40। तो 500 मार्क्स जो होंगे दोस्तों आपके टोटल मार्क्स हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया डीआई पे बेस्ड क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कैंडिडेट दैट अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ओवर 5 years. Study the table and answer the question that follows. What is the difference between the number of candidates qualifying in the year 1998
इन द स्टेट्स M एंड इन द स्टेट P। सो सबसे पहले हम 1998 पे जाएंगे और उसके बाद जाएंगे स्टेट M पे एंड स्टेट P पे, और आपको कहा गया क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए, तो हम इस वाले कॉलम को सिर्फ चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपके 980 जो है कैंडिडेट्स हैं एंड यहाँ पर 1020 कैंडिडेट्स है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 1020 माइनस 980, दैट विल बी इक्वल्स टू 40 कैंडिडेट्स। तो 40 जो है आपका रिक्वायर्ड डिफरेंस है और आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वेरी इजी क्वेश्चन। इन द राइट ट्रायंगल शोन इन द फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा। सो कॉसेक थीटा होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये बताइए। साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉसेक थीटा उसका इन्वर्स होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज आपको ऑलरेडी 13 दिया गया और परपेंडिकुलर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि थीटा के साइड वाला जो आपका साइड होगा वो बेस होगा, तो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो दोस्तों हाइपोटेन्यूज इज 13 एंड परपेंडिकुलर इज 5, सो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 13/5, दैट इज 6, दैट इज थर्ड ऑप्शन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन इज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। ये आपको इक्वेशन दी गई है एंड आपको बोला गया थीटा लाइज बिटवीन 0 to 90, देन द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा इज व्हाट। अगर आप यहाँ पे थीटा को 60 डिग्री पुट कर दो तो आपके पास आ जाएगा दोस्तों tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है आपका √3, तो ये हो गया आपका 6√3 माइनस 5√3 इंटू सेक 60 कितना होता है, सेक 60 होता है 1/cos 60, यानी कि ये हो जाएगा इंटू 2, सेक 60 की होगी वैल्यू 2 प्लस 12 cot 60, cot 60 होता है दोस्तों आपका 1/√3, तो यहाँ पे 1/√3 से हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो ये आपका आ जाएगा √3 से, आप इसमें √3 की मल्टीप्लाई नीचे भी कर दो, √3 की मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दो, तो ये 3 बन जाएगा और 3 4 हो जाएगा 12। तो ये आपका आ गया दोस्तों 6√3 प्लस 4√3, यानी कि tan√3 माइनस tan√3, और ये इक्वल टू 0 आ जाएगा, और आपको दिया भी यहाँ पे यही गया, तो ये थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, इक्वल टू 0, मतलब RHS को सेटिस्फाई कर रही है, LHS जो है। अब आपको बस पूछा गया कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो कॉसेक 60 कितना होता है दोस्तों, कॉसेक 60 होता है आपका 2/√3 एंड सेक 60 होता है आपका 2, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आ जाएगा √3 इंटू 2 प्लस 2√3। सो अगर आप √3 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करोगे तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों 2√3 प्लस 2 3 6 अपॉन 3। तो आपका फाइनल आंसर आ गया दोस्तों, आप इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा आपका 3 प्लस √3/3। तो दोस्तों फाइनल आंसर जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है आपका 2/3 इंटू 3 प्लस √3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, RAM makes a profit of 30% by selling an article. What would be the profit percent if it were calculated on the selling price instead of cost price? Correct to 1 decimal place. तो आपको पता है प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लगता है, बट इन्होंने कहा कि अगर हम सेलिंग प्राइस पे लगाना शुरू कर दें कॉस्ट प्रॉफिट को, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा अगर आपका 30% प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे लग के आया था। तो पता है आपको दोस्तों प्रॉफिट दिया गया आपको 30%, 30% में अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में लिखें तो ये होता है आपका 3/10। तो आपका 30% का मतलब होता है 3/10, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 10 की चीज़ जो है वो 13 में बेची जा रही है, और प्रॉफिट हो रहा है आपका 3 यूनिट्स का। अब ये 3 यूनिट्स ही प्रॉफिट हो, ये कहा गया है आपको, ये अब 10 रुपये की जगह 13 रुपीज़ पे हो जाए, यानी कि सेलिंग प्राइस पे हो जाए, कॉस्ट प्राइस था, तो आपका 3/13 इंटू 100 जो है आपका रिक्वायर्ड प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगी दोस्तों, और ये आपका आ जाएगा दोस्तों 300/13, यानी कि ये आ गया 13 दूनी 26 बचा 40, 13 तिया 39 बचा 10 यानी कि 0, और फिर 23.0 समथिंग कुछ आएगा दोस्तों यहाँ पर, और 23.1% आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। तो आगे पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पर ही आप आंसर लगा सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, द सिंगल डिस्काउंट इक्वलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 15% इज व्हाट। तो आपको पता है दोस्तों ये होता है डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट अगर दिए गए हैं तो टोटल फाइनल डिस्काउंट हो जाएगा आपका x + y - xy/100, दैट विल बी इक्वल्स टू 20 + 15 माइनस 15 दूनी 30, 300/100, ये आपका आ जाएगा 15 + 20 35, 35 - 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 32%। तो 32% इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा वैल्यूज़ बड़ी दी गई हैं, तो थोड़ा सा कैलकुलेट करते हुए हल्का सा दोस्तों फोकस रह के कैलकुलेट करें यहाँ पे। तो 1800 डिवाइड बाई 20 है, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, तो कर्ली ब्रैकेट्स को अभी यहाँ रहने देते हैं और छोटे जो ब्रैकेट्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। 12 - 6 हो गया आपका 6 + 24 - 12 हो गया आपका
12, तो ये हो गया आपका दोस्तों 12 + 6 इज 18, तो यहाँ पे 18 आ गया इंटू 20 डिवाइड बाई 1800। अब आपका डिवीजन पहले सॉल्व होगा, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों डिवीजन अगर आप सॉल्व करोगे तो 20 से 1800 को डिवाइड करने पे आपका आ जाएगा 90, और 90 इंटू 18 होता है आपका दोस्तों 9 8 72, 9 1 9 7 16, 1620। सो 1620 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सो 10th क्वेश्चन इज फ्रॉम टाइम एंड वर्क। इसमें क्या कहा गया हमें, टाइम एंड वर्क के इस क्वेश्चन में कहा गया हमें Ram and Shyam can complete a task in 6 whole 2/3 days and 15 days respectively. They work together for 4 days and then Ram leaves. In how many days after Ram leaves will Shyam complete the remaining task alone? तो राम और श्याम के बारे में आपको बात कही गई है दोस्तों। अब मैं बात करूं टाइम टेकन जो है, टाइम टेकन कितना कितना हो गया, टाइम टेकन हो जाएगा दोस्तों, राम लेता है 6 होल 2/3 यानी कि 3 6 18, 18 + 2 20/3 डेज, तो 20/3 डेज राम ले रहा है और श्याम ले रहा है 15 डेज। अब कहा गया कि दोनों के दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं और राम फिर छोड़ के चला जाता है, तो जो बचा हुआ काम है वो श्याम कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो हम मान लेते हैं एक वर्क अज्यूम कर लेते हैं हम एक वर्क को, और वर्क को अज्यूम करने का सबसे बेस्ट अप्रोच है कि आप इन दोनों जो टाइम लग रहा है उनका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 60, तो 60 यूनिट्स हमने मान लिया वर्क है। तो हम बोल सकते हैं एफिशिएंसी कितनी होगी, एफिशिएंसी हो जाएगी दोस्तों, एफिशिएंसी होती है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, तो 60/20/3 हो जाएगा आपका 3 3 9 और ये हो जाएगा आपका 4। तो आपको कहा गया दोनों ने मिलके जो है 4 डेज काम किया, तो वर्क डन होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम टेकन, तो एफिशिएंसी दोनों की मिला के कितनी हो जाएगी 9 + 4 13, और टोटल 4 डेज काम हुआ है, तो टोटल वर्क जो कंप्लीट हुआ होगा वो टोटल वर्क हो जाएगा आपका 9 + 4 13 और 13 × 4 हो जाएगा आपका 52, यानी कि 52 यूनिट्स काम कंप्लीट हो चुका। तो रिमेनिंग वर्क बचा है हमारे पास, रिमेनिंग वर्क विल बी इक्वल टू 60 - 52, दैट विल बी 8 यूनिट्स। तो 8 यूनिट्स का रिमेनिंग वर्क बचा है दोस्तों यहाँ पर। 8 यूनिट्स अगर रिमेनिंग वर्क बचा है तो आप बोल सकते हो यहाँ पर कि अब वो 8 यूनिट्स काम करना है सिर्फ शाम को अलोन, तो टोटल जो टाइम लगेगा, टाइम टेकन हो जाएगा, टाइम टेकन बाई शाम हो जाएगा आपका इक्वल्स टू 8 यूनिट्स अपॉन 4 यूनिट, वो एक दिन में काम करता है तो डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा आपका 2 डेज। तो 2 डेज में जो है Shyam can complete the remaining task alone. So option C is the right answer for this question. Now moving to the next question, question number 11. The 11th question में क्या कहा गया, triangle PDC is drawn inside the square ABCD of side 24 cm and where P lies on AB. What is the area of the triangle? तो आपको कहा गया है कि एक स्क्वायर है ABCD, A B C और D। अब इसमें कहा गया कि साइड है उस स्क्वायर की 24 सेंटीमीटर और इसमें एक ट्राइंगल बनाया जाता है PDC, जो कि P पॉइंट आपका AB पे है। तो यहाँ पर कहा गया आपको PDC है, P पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है जो दोस्तों, पर एरिया सेम रहेगा इस ट्राइंगल का। कैसे, अब मैं बताता हूँ आपको। ये आपका एरिया का बेस हो गया दोस्तों, ये आपका एरिया का बेस हो गया है, और हाइट क्या होगी दोस्तों, हाइट होगी इसकी हमेशा यही। अगर आप यहाँ पर भी ट्राइंगल बनाओगे P पॉइंट को A पॉइंट पे मर्ज करके, तो भी जो है वो आपका हाइट सेम ही रहेगी, जो कि AD के वैल्यू के बराबर होगी, जो कि दिया गया आपको 24, क्योंकि सारी साइड्स 24 है। तो आपको पूछा गया एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट विल बी इक्वल्स टू 24 × 24। ये आपका आ जाएगा दोस्तों 12 × 24, और 12 × 24 हो जाएगा आपका 12 12 144, और 144 इंटू 2 288, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट option for the question. Now moving to the next question, question number 12. 12th question is from again DI. What was the total number of candidates appearing from all the states in the year 1997? ये आपको पूछा गया है। तो ये हैं आपके सारे के सारे कैंडिडेट जो कि आपके 1997 से अपीयर कर रहे हैं। तो ये है आपके दोस्तों 5200 प्लस 7500 प्लस 6400 प्लस 8100। अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 4 और 1 5 5 5 10 10 2 12 की 2 और कैरी ओवर 1, 5 और 1 6 6 7 13 13 और 6 19 19 और 8 हो गया आपका 27। तो 27200 टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो कि आपके 1997 में अपीयर करे थे ऑल द स्टेट्स से। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया एक्सपांड 4a + 3b + 2c का होल स्क्वायर। आपको पता है a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है। ये होता है दोस्तों आपका a² + b² + c² प्लस ट्वाइस ऑफ AB प्लस ट्वाइस ऑफ BC प्लस ट्वाइस ऑफ CA। अब हम यहाँ पर चेक करें
तो हमारे पास ए की वैल्यू दी गई है 4a और बी की वैल्यू दी गई है 3b। यहाँ पर अगर आप जस्ट बात समझने की कोशिश करें, ए बी प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में हम फॉर्मूले को यहाँ पे एनालॉजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर सी की वैल्यू दी गई है 2c। तो आपका 4a प्लस 3b प्लस 2c के होल स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, ये आ जाएगी आपकी 4a का होल स्क्वायर यानी 16a स्क्वायर, 3b का होल स्क्वायर यानी कि 9b स्क्वायर, 2c का होल स्क्वायर यानी 4c स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। ट्वाइस ऑफ ए बी हो जाएगा आपका 2 इंटू 4 इंटू 3 यानी कि 24ab प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी। ट्वाइस ऑफ बी सी यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 2 यानी कि 3 टू 6 टू 12 12 बी सी आ गया प्लस 2ca हो जाएगा। 2ca कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 2, 2 चौक 8 दूनी 16 ca। तो ये आपका आ गया 16ac या 16ca। तो आपका फाइनल आंसर क्या आया दोस्तों, 16a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 24ab प्लस 12bc प्लस 16ca। तो आपका ऑप्शन ए हो जाता है यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 14th is from geometry and a very easy question. In the given figure triangle ABC, if theta equals to 80 degree, if theta equals to 80 degree, then the measure of each of the other two angles will be what? आपको दिख रहा है यहाँ पे ये भी 3 है साइड और ये भी 3 है साइड, तो ये आपका एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल हो जाएगा जिसमें इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो मैं इसको मान लेता हूँ इस एंगल को अल्फा और इस एंगल को भी अल्फा ही मानना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो आपको पता है दोस्तों सम एंगल प्रॉपर्टी से अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू होगी आपकी 180 और थीटा पता है आपको 80 है, तो 2 अल्फा की वैल्यू होगी आपकी 180 माइनस 80 दैट विल इक्वल्स टू 100 अपॉन 2। तो अल्फा की वैल्यू आ गई यहाँ से 50 डिग्री। तो 50 डिग्री आ यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 15th क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज द मल्टीपल ऑफ 5, 8 एंड 15। सो 5, 8 और 15 का मल्टीपल हो जो सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर, ऐसा कौन सा होगा दोस्तों। तो इनका एलसीएम आप ले लीजिए, वो आपको दे देगा स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज द मल्टीपल ऑफ 5, 8 एंड 15। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इनका 5 इंटू 8 इंटू, अब 15 में 5 ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं हम, तो यहाँ पे ले लेंगे हम 3 सिर्फ। तो 5 8 40 इंटू 3 120। सो 120 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now moving to the next question, question number 16. 16 question is from time, speed and distance. इसमें कहा गया हमें X and Y are two stations which are 280 km apart. A train starts at a certain time from X and travels towards Y at 60 km per hour. After 2 hours, another train starts from Y and travels towards X at 20 km per hour. After how many hours does the train leaving from X meet the train which left from Y? तो आपको कहा गया दो स्टेशन है, X स्टेशन और Y स्टेशन, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 280 किलोमीटर। अब एक ट्रेन स्टार्ट होती है सर्टेन टाइम पे X से और वो ट्रैवल करना शुरू करती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से Y की तरफ। सिमिलरली एक और ट्रेन स्टार्ट होती है जो Y से स्टार्ट होती है और वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करना शुरू करती है, बट वो स्टार्ट होती है 2 घंटे बाद, 2 आवर्स आफ्टर। सो आफ्टर 2 आवर्स जो है एज कम्पेयर टू जो X से ट्रेन चल रही है उसके 2 घंटे बाद जो है Y से ट्रेन चलना शुरू होती है। तो आपको पूछा गया कि आफ्टर हाउ मेनी आवर्स डज द ट्रेन लिविंग फ्रॉम X मीट द ट्रेन विच लेफ्ट फ्रॉम Y। तो दोस्तों X को और Y को मिलने में कितना टाइम लगेगा X जब चली थी उसके बाद। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 2 घंटे तो सिर्फ X ने चला है, सिर्फ और सिर्फ X ने चला है, Y नहीं चल रही थी। तो 2 घंटे में डिस्टेंस आपको पता है स्पीड इंटू टाइम होता है। अब आपको पता है स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर 2 घंटे कोई चलता है तो उसकी डिस्टेंस आ जाएगा 120 किलोमीटर। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर 120 किलोमीटर जो है यहाँ पर कहीं पहुँच गई होगी जो ट्रेन X से चली थी, यानी कि ये जो है आपकी ट्रेन A जो है, इसको मान लेते हैं हम, लेट सपोज A ट्रेन जो है ये ट्रेन यहाँ पर पहुँच गई है। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बचा सिर्फ और सिर्फ 160 किलोमीटर का। अब आपको कहा गया यहाँ पे डिस्टेंस तो बचा है सिर्फ 160 किलोमीटर का दोस्तों, और आपका जो है टाइम जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। बट और आपको यहाँ पे जो एक्चुअली में स्पीड होगी वो रिलेटिव स्पीड होगी, क्योंकि ट्रेन X भी चल रही होगी, ट्रेन Y भी सामने से चल रही होगी। अगर 2 ट्रेन आमने सामने चल रही हो यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो, तो हम बोल सकते हैं कि उनकी रिलेटिव स्पीड हो जाती है दोस्तों उनका सम। यानी कि ट्रेन A की स्पीड थी 60 एंड ट्रेन B की स्पीड थी 20, तो ये आ जाएगा आपका 80 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव स्पीड यहाँ पर 80 किलोमीटर पर आवर आ गई है, तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा दोस्तों 160 अपॉन 80 दैट विल बी टू 2 आवर्स। तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों को मिलने में उसके बाद 2 घंटे लगेंगे, मतलब यहाँ पर वो कहीं मिल रहे हैं और 2 घंटे में मिल जाएंगे दोस्तों। तो 2 घंटे तो ये लगे थे, प्लस ट्रेन X ने स्टार्टिंग में 2 घंटे और वेस्ट किए हैं, मतलब 2 घंटे और चलाया दोस्तों। तो हम बोल सकते हैं टोटल जो टाइम लगा है, टोटल टाइम लगा है आपका 2 आवर्स प्लस 2 आवर्स दैट विल बी इक्वल्स टू 4 आवर्स।
सो टोटल 4 आवर्स लगने वाले हैं दोस्तों आपका ट्रेन एक्स को ट्रेन वाई से मीट करने में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। 17 क्वेश्चन है एवरेज पे बेस्ड क्वेश्चन। इसमें कहा गया था एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज 20 ईयर्स एंड दैट ऑफ बी एंड सी इज 25 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ ए। तो आपको बोला गया ए प्लस बी प्लस सी का जो एवरेज है वो 20 है, तो उनका सम कितना हो जाएगा 20 इंटू 3, और बी प्लस सी का एवरेज जो है वो 25 है, तो इनका सम हो जाएगा 25 इंटू 2, दैट विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ से 60 आ गई है और बी प्लस सी की वैल्यू आ गई है यहाँ से 50। तो आप बोल सकते हो दोस्तों बी और सी को आप काट दीजिए, टोटल दोनों इस वाली फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा ए इक्वल्स टू 60 माइनस 50 दैट विल बी इक्वल्स टू 10। सो ए की एज आ गई 10 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18 क्वेश्चन इज फ्रॉम मेंसुरेशन। इसमें कहा गया व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड अ सेंट्रल एंगल 45 डिग्री। तो एक सेक्टर आपका कुछ इस टाइप से है दोस्तों, ये सर्कल का सेक्टर है और इसमें एंगल जो है ये है टोटल आपका 45 डिग्री, और इसमें कहा गया कि इस सर्कल के सेक्टर की जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। आपको पूछा गया कि एरिया क्या होगा सेक्टर का। एरिया ऑफ सेक्टर होता है दोस्तों आपका थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सो ये आपका आ जाएगा दोस्तों थीटा 45 है, टोटल थीटा जो है 360 डिग्री है, इंटू पाई हो जाएगा आपका 22/7, इंटू रेडियस हो जाएगा आपका 14 इंटू 14। अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 7 दूनी 14, और ये आपका आ जाएगा 9 पंजे 45 और 9 चौक 36 400, और ये टोटल आपका आ जाएगा दोस्तों ये 360 डिग्री है दोस्तों, तो यहाँ पे 40 बचेगा, यानी कि 5 से आप इसे फर्दर डिवाइड करोगे तो 5 8 40 हो जाएगा ये, और यहाँ पर आ जाएगा 22 इंटू 2 इंटू 14 अपॉन 8। तो यहाँ से आप 2 से काटोगे तो ये 4 बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 11। इसे फिर 2 से काटोगे तो यहाँ पे ये 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ से इसे 2 से काटोगे तो 7 आ जाएगा। तो टोटल फाइनल आंसर आ गया आपका 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में क्या कहा। ये है आपका हाइट एंड डिस्टेंस है। सीमा फ्लाइज अ काइट ऑन 16 मीटर स्ट्रिंग एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड। तो सीमा जो है काइट को उड़ाना शुरू करती है जिसको वो 16 मीटर के लंबे स्ट्रिंग से उड़ा रही है, और वो स्ट्रिंग इंक्लाइंड है 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, एंड आपको बोला गया है कि हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड आपसे पूछा गया है। तो यानी कि ये जो हाइट है आपकी एच हाइट, ये आपसे पूछी गई है, यहाँ पर आपकी पतंग उड़ रही है। तो आपको पता है दोस्तों इस ट्राइंगल में, अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी में ये कह दूं कि आपका एंगल से 90 डिग्री होगा, ऑब्वियस सी बात है। एंड आपको अगर मैं ये कह दूं दोस्तों कि कॉस साइन थीटा कितना होता है, साइन 60 होता है दोस्तों आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 60 होता है दोस्तों आपका √3/2, और परपेंडिकुलर होगा आपका h, और हाइट होगी आपकी हाइट नहीं सॉरी दोस्तों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था, और हाइपोटेन्यूज होगा आपका, इसको लिख लो परपेंडिकुलर, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर h दिया हुआ है आपको, h हमने माना था, और हाइपोटेन्यूज दिया गया आपको 16। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 8 16, और हाइट आ गई आपकी 8√3 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है। रेशियो प्रोपोर्शन से बहुत ईजी क्वेश्चन आया। इसमें कहा गया अगर 3a = 4b = 5c है तो आपका a रेशो b रेशो c क्या होगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया, बहुत सारी शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो इनको करना कैसे होता है, आपको अगर a का कोफिशिएंट आप भूल जाओ भी, और b के कोफिशिएंट और c के कोफिशिएंट को याद रखो और उनको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका 5 × 4 20। तो a का जो रेशो आ जाएगा वो 20 यूनिट्स आ जाएगा। सिमिलर वे में अगर आप b निकालना चाह रहे हो तो b के कोफिशिएंट को छोड़ दो और a और c के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा आपका 3 × 5 = 15। और सिमिलरली सिमिलरली अगर c का कोफिशिएंट c का अगर आप कोफिशिएंट निकालना चाह रहे हो तो जो c के साथ जो लिखा हुआ है उसको आप भूल जाइए और 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिए, 3 4 से 12 आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो 20:15:12 जो है आपका a रेशो b रेशो c की वैल्यू होगी, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन बी विल द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, 3a - 4b का होल क्यूब इज इक्वल टू व्हाट। सो a - b का होल क्यूब होता है दोस्तों, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, a³ - b³ - 3ab × a - b। तो यहाँ से a - b का होल क्यूब आ जाएगा दोस्तों। a की वैल्यू यहाँ पर आपको 3a दी गई है और b की वैल्यू दी गई है आपको 4b। तो आप a³ करोगे तो 3 3 × 9 3 = 27 a³ बन जाएगा यहाँ पे, और b³ करोगे तो 4 4 16 4 64 हो जाएगा, 64 b³ आ जाएगा, -3ab यानी कि 3 3 × 9 4 36ab × 3a - 4b।
अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका पास आ जाएगा दोस्तों 27a³ माइनस 64b³ माइनस 108a² प्लस ये आ जाएगा आपका 144ab²। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन बनेगी जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 22nd क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये अगेन आपका डीआई से बेस्ड क्वेश्चन है और सिमिलर डीआई है। यहाँ पर कहा गया है द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दैट क्वालिफाइड फ्रॉम ऑल द स्टेट्स टुगेदर इन 1998। ऑल द स्टेट्स टुगेदर इन 1998 मतलब कि क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल द स्टेट्स इन 1998 is what percent of the total number of candidates that qualified from all the states together in 2001। अब इनको आपको ऐड करना है दोस्तों। ये हो है आपका 980 प्लस 1050 प्लस 1020 प्लस 1240। 1020 प्लस 980 करोगे तो आप ये आ जाएगा आपका दोस्तों 2000 और 2000 प्लस 1000 3000 3050 हो गए। 3000 प्लस प्लस 40 हो गया आपका 3090 है और 3090 प्लस 1000 4090 है और 4090 प्लस 200 जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 4290। अब चेक करते हैं दोस्तों 2001 में कितने क्वालिफाई हुए हैं। ये हुए हैं आपके 1125 प्लस 1020 प्लस 1250 प्लस 995। आप इनकी यूनिट डिजिट्स को सबसे पहले ऐड कर लीजिए तो होगा 5 5 प्लस 0 5 5 प्लस 0 5 और 5 प्लस 10। अब 10 डिजिट को ऐड कर लीजिए 2 2 4 4 प्लस 5 9 9 प्लस 9 18। तो ये हो गया आपका 180 प्लस ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 0 1 1 प्लस 2 3 3 प्लस 9 9 3 12 यानी कि हो गया आपका 120। और ये एक जीरो और क्योंकि 100 प्लेस पे है और लास्ट में आ गया आपका 1 प्लस 1 2 और प्लस 1 3। तो ये हो गया आपका 3000। तो यहाँ पे टोटल आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4390 4390। आपको पूछा गया कि 429 एज कम्पेयर टू 4390 जो है कितना परसेंट है दोस्तों। 4390 4290 4390 कितना परसेंट है। तो यहाँ से आप 0 से 0 काट दो, आपके पास बचेगा क्या दोस्तों, आपके पास बचेगा 429 इंटू 1000। तो 439 को आप लिख सकते 429 को और 439 को लिख सकते हो आप 430 और 440। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 430, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन किया है, बहुत थोड़ा सा। 440 इंटू 100 आपका यहाँ से 0 से 0 अगेन कट गया दोस्तों, बचा 44। तो ये हो गया 4 एकम 4 4 एकम 4 और इस वाले 0 से इस वाले को 0 को काट लो और यहाँ पे 100 रहने दो दोस्तों। ये हो जाएगा इंटू 25। तो ये आपका आ गया 25 या 75 की 5 हासिल लगी 7 25 चौका 100 100 और 1 7 107 1075 अपॉन 11 आ जाएगा दोस्तों। ये आपका आ जाएगा 1199 और ये हो गया आपका 85। तो यहाँ पे आ गया आपका दोस्तों 11 7 77 और बचा कितना दोस्तों 85, यानी कि ये बच गया आपका 5 3 8 80 बचा है। फिर अगेन 11 7 77 तो 97.7% के अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा आपका, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है दोस्तों। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ अ मनी फॉर 3 years एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनम इज 6750। What will be the compound interest rate of on the same sum at a same rate for the same period compounded annually is closest to। तो दोस्तों इस टाइप के बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं, बट आपको करना क्या है, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे इतनी, आपको चुटकियों में आंसर आ जाएगा दोस्तों। तरीका मैं बताता हूँ कैसे। तो आपको कहा गया कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो है 6750। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि SI की वैल्यू होती है आपकी PRT अपॉन 100 दैट विल बी इक्वल्स टू 6750 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से प्रिंसिपल निकाल सकते हो आप। प्रिंसिपल आ जाएगा 6750 अपॉन RT। R है रेट है आपका 6%, 6 इंटू टाइम है आपका 3 years इंटू 100। आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 6 कम 6 6 कम 6 और 15 यानी कि 6 में 12 और 6 पंजे 30 1125। इसे फर्दर आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3 3 9 3 7 21 और 3 पंजे 15। तो 37,500 रुपये जो है आपका प्रिंसिपल आ गया। अब इस प्रिंसिपल का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 3 साल बाद। तो आपका प्रिंसिपल हो गया 37,500। और आपको पता है दोस्तों फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर पे अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाह रहे हो तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट लगेगा प्रिंसिपल पे। इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ये होगा आपका दोस्तों 6% के हिसाब से 6% के हिसाब से आ जाएगा आपका, यानी कि 3/50। ये हो गया आपका 37,500 बटे 50 इंटू 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 0 से 0 5 7 35 55 25 750 इंटू 3 यानी कि 2250। टोटल 2250 आ गया दोस्तों। और सेकंड ईयर में भी प्रिंसिपल सेम है, तो प्रिंसिपल पे सेकंड ईयर में भी इंटरेस्ट उतना ही लगेगा और थर्ड ईयर में भी उतना ही लगेगा। बट होगा क्या, जैसे ही फर्स्ट ईयर बीत जाएगा तो फर्स्ट ईयर पे जो इंटरेस्ट लगा था उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट बात ही इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट की है। तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा दोस्तों, और कितना लगेगा 2250 पे। अगर आप
6% इंटरेस्ट लगाओगे तो ये आ जाएगा आपका दोस्तों, तो 2250 पे आ गया दोस्तों। 2250 इंटू 3/50, ये हो जाएगा आपका 0 से 0 गया, 5 चौक 20 और 55 25, यानी कि 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 की तरह 135 रुपये का इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा। और जब थर्ड ईयर आ जाएगा, सेकंड ईयर भी बीत जाएगा, तो होगा क्या कि फर्स्ट ईयर पे जो इंटरेस्ट लगा था, फर्स्ट ईयर पे जो आपका टोटल प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट था वो प्लस सेकंड ईयर पे जो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट था, उन दोनों पे ही इंटरेस्ट लगेगा, जो कि आप कंबाइंड में हो जाएगा इनका ट्वाइस, यानी कि 2 × 135 दैट विल बी इक्वल्स टू 1326 और 270। अब बात करें हम जो सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है, उस पर भी अगेन इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैसे लगेगा दोस्तों, आपका सेकंड ईयर पे जब आप इंटरेस्ट लगाओगे तो आपका जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, ये आ जाएगी आपकी 3/50 के हिसाब से 135 इंटू 3/50 दैट विल बी इक्वल्स टू 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और ये हो गया आपका 3 सत्ते 21 की कहाँ से लगी 2, 3 दूनी 6 2 8, तो अपॉन 10 यानी कि 8.1 आ गया दोस्तों। तो अब इसको हम यहाँ पे 8.1 लिख लेते हैं और टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आप बस सारी वैल्यूज को जोड़ दीजिए, आपका वैल्यू जोड़ के आंसर आ जाएगा। ये आपका 5 7 3 10 की बात लगी, 2 3 और 1 4, 405 प्लस ये हो गया आपका 4500, 45 प्लस 4250, 4500 प्लस 4200 6700, 6750, तो 6750 प्लस 405 प्लस 81, ये आपका टोटल करोगे तो आप कितना आ जाएगा, 5 और 1 6 और ये हो गया आपका 8 और 8 और 5 13 की 3 हासिल लगी 1, 7 और 1 8, 8 4 12 और 12 बस सिर्फ 12 आएगा यहाँ पे, 12 का हासिल लगी 2, हासिल लगी 1, फिर 6 और 1 7, तो 7 यहाँ पर दोस्तों एक बार और कैलकुलेट कीजिए, ये आपका आ रहा है 4500, 45 प्लस 22 यानी कि 67, तो 6700 और 6750 और यहाँ पर है आपका 405 और ये है आपका 8.1, ये सॉरी दोस्तों 8.1 है। तो आपको इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 6750 प्लस 400 हो जाता है आपका 7000, ये 750 प्लस 250 पूरा हो गया और फिर 150 और यानी कि 7150 प्लस 5 ये हो गया आपका 7155 प्लस 8.1, ये आपका आ जाएगा दोस्तों 7163, 8 4 12 और 1 13 यानी कि 7163.1 आ रहा है दोस्तों, और जो कि अप्रॉक्सीमेटली है 7163 के इक्वल, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन द ट्राइंगल इन द गिवन फिगर पी ए इज टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी टू द सर्कल विद सेंटर ओ। If angle POB equals to 110 degree, if angle POB equals to 110 degree, then the measure of angle APO will be what? तो आपको पता है दोस्तों ये 110 डिग्री हो गया अगर, तो एंगल POA क्या हो जाएगा, एंगल POA हो जाएगा 180 माइनस 110, क्योंकि ये लीनियर पेयर बनेगा, ये 70 डिग्री आ जाएगा दोस्तों एंगल POA जैसे ही 70 डिग्री आया आपका। और आपको पता है कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे, यानी कि जहाँ पे टेंजेंट और सर्कल मीट करते हैं वहाँ पर जो एंगल बनता है वो होता है आपका हमेशा 90 डिग्री, अंदर वाला 70। तो आप बोल सकते हो ट्राइंगल OAP में अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये हो जाएगा आपका 70 प्लस 90 प्लस एंगल P इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल P की वैल्यू यहाँ से आ गई है 180 माइनस 160 दैट विल बी इक्वल्स टू 20 डिग्री। तो 20 डिग्री यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एनालिसिस दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 अगेन आपका DI पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कहा गया व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट दैट अपीयर फ्रॉम स्टेट क्यू ड्यूरिंग द गिवन ईयर्स। स्टेट क्यू से आपके अपीयर करने वाले ये लोग हैं, ये लोग हैं, ये लोग हैं, ये लोग हैं और फाइनली ये लोग हैं। तो 8100 प्लस 9500 प्लस 8700 प्लस 9700 प्लस 8950 अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो लास्ट में जो दो आपके प्लेस आएंगे उन पे 50 आ जाएगा, प्लस ये आपका 10 प्लेस 100 प्लेस को अगर हम ऐड करें तो 1 + 5 6 होता है, और 6 + 7 होगा 13, 13 + 7 होगा आपका 20 एंड 20 + 9 हो जाएगा 29। तो क्या हो गया आपका 2900 क्योंकि 100 प्लेस पे है, प्लस आपका 1000 प्लेस वालों को ऐड कर लेते हैं। ये हो गया आपका 9 8 17, 17 और 8 हो जाएगा आपका 25, 25 और 9 हो गया आपका 44, और 25 और 9 हो गया आपका 34, 34 प्लस 8 हो गया आपका दोस्तों 42। तो 42,000 हो गया यहाँ पे। 42,000 प्लस 2900 प्लस 50 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 44950। अगर आपको एवरेज पूछा गया तो टोटल आपके 5 साल हुए थे, तो डिवाइड बाई 5 कर दीजिए, ये आपका एवरेज आ गया। ये हो जाएगा आपका 5 8 जब 40, 5 9 जब 45, 5 9 जब 45 और 0 8990, यानी कि 8990 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसी के साथ दोस्तों आपका जो पेपर हुआ था 9 मार्च मॉर्निंग शिफ्ट यानी कि शिफ्ट 1 में,
ये कंप्लीट करा दिया हमने आपको क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 25। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं दोस्तों। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, जो कि मुझे लगता है कि आई होगी दोस्तों, तो इसको लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो नोटिफिकेशंस मिस ना हो आपसे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।